नमस्कार। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सत्र और इस हफ्ते हमने देखा है ज्यादा कोविड पर भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए हैं और अमेरिकी बाजारों पर नजरें रहेंगी क्योंकि कल हमने देखा अच्छी तगड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर्स की तस्वीर थोड़ी सी बिगड़ी हुई दिखाई देगी। कल भारतीय बाजारों में भी थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ था। हम निफ्टी बैंक को करीब 850 पॉइंट नीचे टूटता हुआ देख रहे थे। निफ्टी में जो सेल ऑफ आया 166 पॉइंट हम गिरे और 12771 पर मार्केट जाकर टिका था। उस समय डाउ फ्यूचर्स दरअसल 131 अंक कमजोर खुलेगा ये इशारा था, लेकिन फाइनली अगर आप देखें तो कमजोरी से एक रिकवरी आई। 250 अंकों की अच्छी रिकवरी अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली और 44.2 पर जाकर टिका डाउ। नैस्डैक में भी रिकवरी का ही ट्रेड देखने को मिला। तो ये अब और तब की स्थिति है, लेकिन आज सुबह में तस्वीर अलग दिख रही है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स पर एक बार फिर मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स में ज्यादा कुछ बदलाव है नहीं और साथ ही साथ ब्रेंट के भाव आप देखेंगे $44 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोने में इस समय आप देखेंगे फिर खरीदारी जोर पकड़ रही है क्योंकि लोग अब फिर से वो सेफ हेवन बाइंग की तरफ रुझान अपना बढ़ा रहे हैं क्योंकि इक्विटीज में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में याद रखिएगा, ये इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। एसजीएक्स इशारा तो कर रहा है कि कल के सेल ऑफ के बाद हम फिर से 12800 के ऊपर खुलेंगे, लेकिन क्यूज क्या है ये नीरज से समझेंगे और गाबा साहब आपको बताएंगे कि टेक्निकल स्थिति इस मार्केट की कैसी है कल की बिकवाली के बाद। नीरज, सबसे पहले विदेशी बाजारों से संकेत, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे, लेकिन कल बड़ी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। हाँ, एक्चुअली बहुत मज़ेदार घटना ये हुई कि दिन भर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा निराशा नहीं थी। कोविड के केसेस बहुत बढ़े और उसके बावजूद लेकिन वहाँ पे उम्मीद बन रही थी कि शायद कुछ उपाय निकाला जाएगा, लेकिन डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट इसलिए गिर गया क्योंकि वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं मुनशिन साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो बहुत सारी फंडिंग थी कोरोना की इमरजेंसी फंडिंग, उस पर रोक लगा दी है। ये एकदम लेटेस्ट डेवलपमेंट था, इसकी वजह से डाउ फ्यूचर्स आपको 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है। और उनका ये कहना है कि बहुत सारी फंडिंग का जो तरीका है वो ठीक नहीं है और जो पैकेज की बातचीत हुई थी उसको इनिशिएट करना चाहिए। तो अब वो तो भी हो नहीं रहा क्योंकि प्रेसिडेंसी के लिए झगड़ा चल रहा है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इसकी वजह से मार्केट में एक बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट गया है। एक तो वैसे ही कोरोना से परेशान है, नए केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बढ़ रहे हैं, कैलिफोर्निया में नाइट कर्फ्यू लग गया है, अहमदाबाद में भी आपके यहाँ नाइट कर्फ्यू लग गया है। तो कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े और उसकी एक दिक्कत और ऊपर से ये जो फंडिंग रोक दी गई है ये दिक्कत है। तो इसीलिए आप देखेंगे डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे है जबकि डाउ कल पॉजिटिव बंद हुआ था। तो दुनिया भर में कोरोना के केसेस की चिंता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे कड़ा कर्फ्यू लगाया गया है कि वहाँ एक घर से सिर्फ एक आदमी निकलेगा बाहर, बाकी लोग बाहर नहीं निकल सकते। इवन आप डॉग वॉक के लिए भी नहीं निकल सकते बाहर। तो इस तरीके से चेन ब्रेक करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं दुनिया भर में, ख़ास तौर पे अमेरिका में जो संख्या है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि अब वहाँ पे मोर्टेलिटी बहुत बढ़ रही है और नंबर्स 20-25 लाख बढ़े हैं पिछले 10-15 दिनों में। तो ना सिर्फ बाइडेन को, ट्रंप को, सबको बड़ी चिंता हो रही है। तो ये एक बड़ा कारण है जो आज मार्केट पे भारी पड़ रहा है। इनफैक्ट मैं एक चीज पढ़ रही थी कि जापान ने कल एक नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। तो मैं देख रही थी उनका डेटा क्या कह रहा है। तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पर 2000 केसेस हर दिन आ रहे हैं, इसीलिए हमने नेशनल इमरजेंसी घोषित की है। और आप भारत जैसे देश से देखिए, यहाँ पर 5000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं दिल्ली जैसे, सिर्फ दिल्ली में। तो बाकी नेशन की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं है। तो वो क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर उन्होंने सार्स देखा इसीलिए वो कड़े कदम उठाना चाह रहे हैं एक बार फिर? मुझे लगता है कि भारत अंडर प्ले कर रहा है। अगर आप वर्ल्ड का डेटा देखेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस तरीके से नंबर बढ़े, स्पेन जैसे छोटे देश में बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं। तो अंडर प्ले मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उसकी सीरियसनेस अभी समझ नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे यहाँ 95% 96% रिकवरी रेट है तो उसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद में जैसा कदम उठाया गया है कि आपको वो चेन ब्रेक करनी है। अगर वो चेन फैल गई तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेव में बदलते देर नहीं लगेगी। अमेरिका में जो चिंता हो रही है वो इसी बात की हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में उतने केसेस नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया
कि वो चेन ब्रेक होनी चाहिए, अदरवाइज फिर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। वैक्सीन की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन कब तक आएगी, तब 3 महीने में तो खेल बदल जाएगा जी। मुझे लगता है कि यही वजह है। कल दिल्ली में दिन भर बैठ के चलती रही चिंता, होती रही, वैसी चिंता आपको देश भर में करनी पड़ेगी एक्चुअली। और यहाँ पर तो जैसे ही लोगों को मौका मिला कि अनलॉक हो गया, तो सब लोग ऐसे बाहर घूम रहे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कोविड क्या चीज है। लेकिन नहीं, आप ये जब ग्लोबल आंकड़े देखते हैं तो सबको ऐसे जहन में रखना चाहिए कि देखिए मामला सीरियस है, दवाई आई नहीं है, आपने ख्याल रखना है अपने आप का, और जब आप मास्क पहनते तो दूसरों का भी ख्याल अपने आप से रखा जाता है। चलिए अब गाबा जी से पूछते हैं फिर आज के दिन फ्राइडे में क्या करना चाहिए। गाबा साहब देखिए, ये कोविड का कहर तो देखिए फिर से हावी होने लगा है। कल एक सेल ऑफ आया, मार पड़ी दोनों निफ्टी बैंक को। आज एसजीएक्स इशारा कर रहा है कि हम 12,800 के आसपास खुल सकते हैं। 810 पर था इनफैक्ट वो इंडेक्स, अब सिर्फ 22 पॉइंट ऊपर रह गया, क्योंकि हैंगसेंग नीचे खुला है, निकेई पर प्रेशर है, और डाउ फ्यूचर्स को देखकर लोगों के वैसे भी पसीने छूटते हैं जब वो 200 पॉइंट नीचे हो। आज करना क्या है खुलते ही? गुड मॉर्निंग टू यू। मैं कहूंगा कि बेसिकली जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट अप है, लेकिन क्या है कि 1400 पॉइंट का एक रेंज बना है सिर्फ 14 दिनों में। 100 पॉइंट्स पर डे तो बहुत ज्यादा ही होता है, स्ट्रेच हो चुका मार्केट। एक तो वो है, और दूसरा है 13,000 का साइकोलॉजिकल आंकड़ा है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर पुट्स एंड कॉल्स प्ले करते हैं, तो ये पार तो कर लेगा, लेकिन उसके पार करने के पहले थोड़ा यहाँ पर वक्त गुजरना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी, गैदर करना पड़ेगा स्ट्रेंथ, तब जाके ये पार कर लेगा 13,000 का आंकड़ा। फिर तो लेवल अपर 13,107 के भी नजर आते हैं। लेकिन इतना दौड़ने के 14 दिन दौड़ने के बाद अगर 3-4 दिन 5 दिन अगर रुका भी यहाँ पर तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहूंगा 12,600 हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैं नहीं कहता कि वहां आएगा, लेकिन वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और आज के लिए जो रेसिस्टेंस है मैं कहूंगा करीब 12,900 के करीब है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत 900-920 थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये रेंज को पार करना के लिए पहले थोड़ा सांस लेनी पड़ेगी। ये रहा मेरा निफ्टी का। रही बात बैंक निफ्टी में, मैं कहूंगा 28,000 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऑन द अपसाइड 29,400 टू 29,500 ये एक जोन है, वहां पर थोड़ी रेसिस्टेंस है, यहाँ पर लगता है सांस लेने की जरूरत। मेरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है बेचने के लिए, एक शॉर्टिंग कॉल है, वो है जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पर लगता है थोड़ी वीकनेस है, जो अपमूव था उसी अपमूव का लगता है एग्जॉस्ट हो चुका, अब शायद डाउन मूव शुरू हो सकता है। डाउन साइड 180 का टारगेट है, स्टॉक होगा 192, जी एंटरटेनमेंट सेल। ओके, तो एक शॉर्ट कॉल गाबा साहब ने दिया है स्टॉक्स में। जी एंटरटेनमेंट में बिकवाली की सलाह, 180 का टारगेट, 192 स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा निफ्टी पर सपोर्ट 12,600 का है, और निफ्टी बैंक पर जो सपोर्ट का काम करेगा वो 28,000 का लेवल काम करेगा। कल तो 28,900 पर हम जाकर टिके थे निफ्टी बैंक में। चलिए अब कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मोतीलाल कह रहा है कि आप टीसीएस में तेजी करके चलेंगे, 2760 का टारगेट रहेगा, 2590 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। मानस जायसवाल की नजरें मकडावल पर पड़ी हैं, 595 के टारगेट की तेजी करनी है, और स्टॉप लॉस 559 पर, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी का कॉल। प्रभुदास लीलाधर की नजरें हैं एचयूएल पर, 2220 के टारगेट के लिए आप तेजी करें, स्टॉप लॉस आप 2080 पर रखेंगे। तो ये है फिलहाल आपके लिए आज के ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन स्टॉक्स जहां पर खबरों का पूरा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, नीरज बताइए। देखिए, एक तो रिलायंस पे नज़र रखनी चाहिए। कल इन्होंने फाइनली अपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स की फंडिंग कंप्लीट की, उसकी जानकारी दी। तो 10.09% हिस्सा बेचा है, 47,265 करोड़ रुपए उससे जुटाए गए। तो वैल्यूएशन आप समझ लीजिए 4.5 लाख करोड़ के आसपास उसका बैठता है। तो ये कंप्लीशन का एक जानकारी दी गई। इसके अलावा बहुत सारे कल टाई-अप की खबरें। सिंजीन ने एक टाई-अप की है, डरफील्ड के साथ एक ड्रग रिकवरी की जाएगी, और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान रखिएगा, सिंजीन जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो खास तौर से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत कामकाज है उसमें, और ऑन्कोलॉजी में भी। तो ये एक अच्छा टाई-अप है इनके लिए। एम्फेसिस को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, करीब 1.33 करोड़ पाउंड में इन्होंने लिया, और इन्होंने एक डेटालिटिक्स करके कंपनी जिसको इन्होंने एक्वायर किया है। इस एक्विजिशन के जरिए जो है ये यूरोप में पूरा जो डेटा एनालिटिक्स का काम है उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ये जो एक्विजिशन किया इन्होंने, ये इसलिए किया क्योंकि उनको उन देशों में एक्सपेंड करना था। तो एम्फेसिस के लिहाज से ये अच्छी बड़ी खबर है। ऐसा ही एक एक्विजिशन, या कह लें कि टाई अप है, रादर एक्विजिशन नहीं, एफएल इंडिया ने किया है। इन्होंने इंडोनेशिया की एक बड़ी कंपनी है इंटर पब्लिक ग्रुप के साथ एक टाई अप किया है, और वहाँ पे जो मोबाइल की जो पूरी एडवर्टाइजिंग का काम होता है
उसको ये प्रोवाइड करेंगे प्लेटफॉर्म। तो ये एफएल के लिए भी एक बड़ी खबर है, एक बड़े सेगमेंट में एंट्री इनकी हो रही है। इसके अलावा कुछ छोटी कंपनी जैसे प्रिकॉल ने राइट्स इश्यू घोषणा कर दी है, 2:7 का उसका रेशियो होगा। वोडाफोन की फंडिंग की खबर कल मार्केट के दौरान आई थी, लेकिन उसमें अब नाम निकल के आ रहा है, ओक ट्री वगैरह पैसे लगाएंगे और करीब $2 बिलियन के आसपास इसमें जुटाए जा सकते हैं। तो ये कुछ खबरें। और इमामी ने बहुत सारे हाइजीन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एक नए सेगमेंट में इनकी एंट्री हो रही। होम हाइजीन के 7 प्रोडक्ट लॉन्च किए इन्होंने। ओके, होम हाइजीन यानी कि आपके घर के साफ सफाई, घर के साफ सफाई कोरोना के संदर्भ में। ओके, ठीक है। तो अलग अलग देखिए आइडियाज आ रहे हैं। अच्छा, ये रेमडेसिविर की जो खबर आ रही थी गिलियड वाली, वो क्या भारी पड़ेगी आज अपनी फार्मा कंपनियों पर? देखिए, WHO ने कहा है कि रेमडेसिविर मोर्टेलिटी कम नहीं करती है, इसलिए इसका इस्तेमाल का कोई बहुत फायदा नहीं है। तो जब रेमडेसिविर को शुरू में जब लाया गया था तो ये कहा गया तो जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको, या एजेड हैं जो 65 प्लस के हैं, उनको रेमडेसिविर देनी चाहिए जिससे उनको फायदा होगा। लेकिन अब उनका ये स्टेटमेंट कह रहा, तो इसका हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि मोर्टेलिटी के संदर्भ में आप इसको नहीं देंगे। रेमडेसिविर बेसिकली उसका काम था कि आपके लंग्स को एक्सपेंड करके वहां पे ऑक्सीजन देती है वो। तो उस लिहाज से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब WHO कह रहा है तो थोड़ा बहुत सेंटिमेंट नेगेटिव होगा। जो लोग यहाँ सिप्ला बनाते हैं या कैडिला बनाते हैं जो, तो उनके लिए थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव होगा। तो उन स्टॉक्स पर आप ध्यान जरूर देंगे। चलिए, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आज फोकस करना है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का भी एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कमोडिटी मार्केट में आज क्या ट्रेड लेना है। तो रवि देवरा कह रहे हैं कि आज डॉलर में दरअसल टारगेट रहेगा 74 का, तो आप यहां पर बिकवाली करके चले। 74.36 के लेवल्स पर ये ट्रेड लेना है और 74.53 का स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं लेड में आप करेंगे तेजी का ट्रेड, 158 रुपए 80 पैसे के लिए तेजी करें, 152 आपका स्टॉप लॉस पर काम करेगा। और जिंक में भी तेजी का ही मूड माहौल है, 226 के टारगेट के लिए तेजी करनी है और 216 रुपए 80 पैसे आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये आप जहन में रखें। एक बार फिर आपके लिए एशियाई बाजार की तस्वीर लेकर आएंगे स्क्रीन पर। SGX निफ्टी 32.2 पर दोबारा 800 के आसपास खुलने के संकेत है, जो ठीक है। और निकेई में जो दबाव था मेरे ख्याल में वो कम होता दिखाई दे रहा है। हांगकांग का मार्केट आ चुका है पॉजिटिव टेरिटरी में, निकेई 100 पॉइंट नीचे, हांगकांग का मार्केट 50.2 पर। तो मिक्स क्यों, जैसे हमने कहा था मिले जुले संकेत ही हैं आज विदेशी बाजारों से। चलिए, इसी के साथ मॉर्निंग कॉल में